उसको हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं। और इसके बारे में भी बहुत अध्ययन होना ज़रूरी है कि वो गाँव के हमारी सामाजिक संरचना को, हमारी आर्थिक संरचना को, सांस्कृतिक संरचना को माइग्रेशन किस रूप में प्रभावित कर रहा है। ये एक अलग अध्ययन का विषय है। लेकिन माइग्रेशन के अपने कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, और वे बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं जिनका जिक्र मैं करूँगा अभी अपने इस पेपर में, अपने इस अध्ययन की प्रक्रिया में। इससे पहले मैं एक जिक्र करना चाहूँगा चंद्रमान प्रसाद जी के साथ, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के एक रिसर्च प्रोजेक्ट से हम सब लोग जुड़े थे, जिसमें प्रोफेसर देवेश कपूर जी, डी श्याम बाबू जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, और चंद्रमान प्रसाद जी, इनके साथ एक अध्ययन किया गया था कि पिछले 20 वर्षों में गाँव में क्या परिवर्तन हुआ है। और वह अध्ययन 1990 से लेकर के और 2007 के बीच जो परिवर्तन आया था, अध्ययन 2008 की जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1990 से लेकर के 2007 के बीच में जो परिवर्तन आए थे, पिछले 20 वर्षों में जो परिवर्तन आया था, उसको एक तरह से नोटिफाई करने की कोशिश उस अध्ययन द्वारा की गई थी। उस अध्ययन का मैं भी एक पार्ट था, और उस अध्ययन में हमने उत्तर प्रदेश के 2 ब्लॉक्स का, एक खुर्जा ब्लॉक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर जिले में, और एक आजमगढ़ ब्लॉक जो आजमगढ़ ब्लॉक में एक बिलरियागंज ब्लॉक था। उस ब्लॉक का सर्वे किया गया था, वहाँ के दलित परिवारों का। लगभग 20,000 से अधिक दलित परिवारों का अध्ययन किया गया था कि उसमें पिछले 20 साल में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। देखिए, उससे पहले एक और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, नई आर्थिक नीतियों को लेकर के, उदारीकरण को लेकर के, नगरीकरण को लेकर के जो एक अलग किस्म का विमर्श है। हम सब लोगों को लगता है कि ये जो लिबरलाइजेशन के कारण, उदारीकरण के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम हुए हैं, बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हुए हैं। खास करके हम जब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो साहित्य में इस ग्लोबलाइजेशन को लेकर के अलग तरीके की बहस चलती है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन उसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम हुए हैं। उन परिणामों को चिन्हित करने की, देखने की कोशिश की गई थी उस अध्ययन में। तो मैं कुछ पीपीटी के सहारे उस अध्ययन के कुछ निष्कर्षों को बताना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो माइग्रेशन हुआ है, गाँव से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन हुआ है, या इससे पहले माइग्रेशन के कई रूप हैं। हम अध्ययन के लिए माइग्रेट करते हैं अपनी जगहों से, पढ़ने विद्यार्थी माइग्रेट करते हैं जहाँ पे उनके लिए बेहतर शिक्षण संस्थान नहीं होते हैं, वहाँ से उन शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं जहाँ पे बेहतर शिक्षण संस्थान है। रोजी रोज़गार के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, और भी बहुत सारे अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने सुखी और कह सकते हैं कि संरक्षित जीवन के लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं अलग अलग जगहों से। इसके संदर्भ में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। बाबा साहब ने अपील की थी, गाँव में जिस तरह से दलित जातियों के प्रति विभिन्न किस्म के अत्याचार होते थे, वर्ण व्यवस्था के और उसके अपनी मान्यताओं के कारण बहुत सारे उनके सामाजिक सांस्कृतिक अत्याचार होते थे। तो उन अत्याचारों से मुक्ति के लिए बाबा साहब ने अपील की थी कि शहरों की तरफ जाना चाहिए, शहरों के नज़दीक अपना रहन सहन और शहरों में जाना चाहिए। तो इसकी अपील उन्होंने की थी, अपने कई भाषणों में इसका उल्लेख किया था। तो गाँव से शहरों के प्रति पलायन का एक जो आग्रह था डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी में है, और उसके बाद के बहुत से दलित साहित्यकारों ने जो अपनी आत्मकथाएँ लिखी है उसमें ये बातें प्रूफ हुई हैं, साबित हुई हैं कि गाँवों की अपेक्षा शहरों का जीवन अधिक बेहतर है। और ख़ास करके सामाजिक अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव और विषमता को एक तरह से दूर करने में शहरों का जो जीवन है वो अधिक बेहतर है बनिस्बत गाँव की अपेक्षा। तो ये जो अपील थी, और गाँव से शहरों की तरफ आना, शहरों में आकर के और उनके अपने लाइफ स्टाइल में जो चेंजेज आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उसको चिन्हित करने की कोशिश इस अध्ययन द्वारा की गई है। मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, कुछ पीपीटी जो उसके अपने निष्कर्ष हैं। यह जो अध्ययन था, यह अध्ययन किया गया था 1991 से लेकर के और 2007 के बीच में। इस अध्ययन के दरमियान हमने 2 ब्लॉक्स का, खुर्जा और बिलरियागंज, खुर्जा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ब्लॉक है और बिलरियागंज जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का ब्लॉक है, उसके 2 ब्लॉक्स का हमने अध्ययन किया था।
जिसमें 113 खुर्जा के 113 गाँवों का और बिलरियागंज के 178 गाँवों का टोटल अध्ययन किया गया था, और जिसमें 291 टोटल गाँवों का अध्ययन किया था हम लोगों ने। इसमें जो परिवारों का अध्ययन किया गया था, खुर्जा के लगभग 9,917 परिवारों का, दलित परिवारों का अध्ययन किया था हमने, और बिलरियागंज के 9,154 परिवारों का, टोटल 19,171 परिवारों का अध्ययन किया था हमने, और ये सभी परिवार दलित जातियों से संबंधित थे। उसमें अध्ययन में हमने ये पाया था कि जो ये कई सारे क्वेश्चंस थे। जैसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपके परिवार के लोग, डज योर फैमिली डिपेंड्स ऑन मेंबर माइग्रेटेड टू अर्बन सेंटर एज ए फैक्ट्री वर्कर, क्या अर्बन सेंटर्स में फैक्ट्री वर्कर के रूप में आपके परिवार के लोग माइग्रेट किए हैं? तो उनका जवाब था कि 90 के दौर में उनमें यस का जो जवाब था कि 10% लोगों ने शहरी क्षेत्रों में माइग्रेट किया था, और 2007 में वह संख्या 39.1% थी। लगभग 40% के करीब 2007 में लोगों ने माइग्रेट किया था फैक्ट्री वर्कर के रूप में अपने गाँव से, और 90 के दशक में वो चीज़ें 10% के आसपास थी। हम सब लोग जानते हैं 91 में किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का दौर चला, उसके बाद जो माइग्रेट हुए हैं उसका एक डेटा हम लोगों ने इसमें अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक सवाल यह भी पूछा था कि जो परिवार है 1990 में और 2007 में किस पे आश्रित था, एग्रीकल्चर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में कितने परिवार आश्रित थे? तो 90 में यह लगभग 60% लोग जो थे, परिवारों के लोग थे, 11,533 परिवार जो हाउस होल्ड मेम्बर्स थे, 60.5% लोग भूमिहीन कृषक मजदूर थे, और 2007 में यह संख्या 32.6 के करीब हुई थी, जो लगभग आधी थी। ये ऐसे थे कि जो भूमिहीन कृषक मजदूर थे वो माइग्रेट हुए आसपास के शहरी वर्कर्स, शहरी क्षेत्रों में, और उस माइग्रेशन के जो भूमिहीन कृषक मजदूर थे वो गाँव से निकल करके, गाँव से वो कृषि वाली मजदूरी छोड़ करके शहरों की तरफ गए। और जैसा हमने पहले बताया था कि शहरों में जो 90 के दशक में वो 10% लोग शहरों की तरफ गए थे, वो 2007 में लगभग 40% के लोग उस शहरों में गए थे। उसमें एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि गांव की जो सामाजिक संरचना थी, गांव में जो एक प्रोफेशनल जो एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध थी लोगों में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हलवाहा की। बहुत एक गांव में हलवाहे हुआ करते थे जो खेती पे आश्रित थे। तो हम लोगों ने जो सवाल किया था उसका निष्कर्ष ये था कि 1990 में लगभग 16% लोग थे जो गाँव में हलवाहे के रूप में काम करते थे किसी जमींदार के यहाँ पे, लेकिन 2007 में वो संख्या घट करके 0.7% हो गई थी। तो किस तरह से गाँव से, कृषि से जो एक बंधुआ मजदूर के रूप में हलवाहे हुआ करते थे, वो उनके संख्या में भी बड़े पैमाने पे कमी आई थी, और जाहिर सी बात है कि वे सारे मजदूर जो थे माइग्रेट किए थे शहरों की तरफ। उसमें एक सवाल और भी था कि क्या परिवार के लोग जो सारी सरकारी नौकरियों पे आश्रित हैं, तो 90 के दौर में लगभग 6% लोग सरकारी नौकरियों पे आश्रित थे, और 2007 में वह संख्या 7.1 के आसपास थी। ये दोनों ब्लॉक्स के दलित परिवारों के जो ऊपर ये केंद्रित था अध्ययन। उसके जो सामाजिक दुष्परिणाम हुए थे, जो उसके सुपरिणाम हो सकते थे, उसका भी अध्ययन हम लोगों ने किया था इसमें। और इसके तहत हमने ये पाया था, जैसे कि इसमें सवाल था कि क्या जो गाँव के मरे हुए जानवर हैं वो कौन लोग उठाते हैं। तो 1990 में यह जो इसका उत्तर दिया गया था कि सिर्फ दलित लोग जो थे वो 40% के करीब, 39.9% के करीब दलित जो थे वो मरे हुए जानवरों को उठाते थे, और 2007 में वो संख्या घट करके 2.4% हो गई थी दोनों ब्लॉक्स में। जो नॉन दलित थे, मेनली नॉन दलित जो उठाने वाले थे वो 38.8 के करीब थे 90 में, और जो 2007 में उनकी संख्या बढ़ करके और 43% के आसपास हो गई थी। दोनों इक्वली दलित नॉन दलित मिला करके जो थे वो संख्या 1990 में 12% के करीब थी, और 2007 में वो संख्या 13% के करीब हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस हुआ कि गांव में जो मरे हुए जानवरों को उठाने की जो प्रक्रिया थी वह दलितों की संख्या उसमें कम हुई थी, क्योंकि वे सभी लोग गाँव को छोड़ करके किसी अन्य पेशों की तरफ आकर्षित हुए थे। एक और जो प्रश्न उसमें था कि मरे हुए जानवरों की जो चमड़ी निकालने का काम कौन लोग करते हैं, तो उसमें 90 में यह सिर्फ दलित जो थे, वली दलित लोग, ये 36% लोग 90 में जो थे ये काम करते थे,
और 2007 में उनकी संख्या घट करके 2.4% हो गई थी। और उसके बाद दलित नॉन दलित मिला करके और अपना फिर 33% और 3% आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये संख्या, इससे संख्या में कमी आई थी। एक सवाल और था कि जो बच्चों को अमूमन आप सब जो जानते हैं कि दलित समाज की महिलाएं, खास करके एक दलित समाज में एक जाति की महिलाएं बच्चों को जन्म के समय में उन्हें बच्चे पैदा करवाने का काम वो कराती थी, मदद करती थी जो डिलीवरी के दरमियान। जी। एक मिनट, स्क्रीन पे ये दिख रही है एक बार? जी, मैं फिर से दोबारा करता हूँ। जी हाँ, पेपर आ जाएगा। अभी अभी आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। तो यह जो था, यह जो अध्ययन था, उसमें ये था कि क्या बच्चे पैदा कराने के लिए कौन लोग काम करते हैं। तो 1990 का जो डेटा था हमारे पास, उसमें सिर्फ दलित महिलाएं जो थी, 96.9% महिलाएं जो बच्चे पैदा करवाने का काम करती थी, जो 2007 में घट करके 38.1% का हो गया था। और उसके बाद और भी जो इसके ये था कि जो सरकारी नर्स हुआ करती थी, गवर्नमेंट के जो मिडवाइफ हुआ करती थी जो नर्सें, वो दलित बच्चों को पैदा करवाने के लिए, दलित माओं को डिलीवर बेबीज करवाने के लिए जो आने की प्रतिशत था, वह जो 90 में वो नेवर, मतलब कभी नहीं आने वाली जो संख्या थी, वो लगभग 79.4% का था। और 2007 में वो घट करके 47.8% हुआ था। और हमेशा वाली संख्या जो थी वो 6% थी, 90 में 2.1% थी, 2007 में वो लगभग 9.6% के आसपास हुआ था। तो ये उनके अपने लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आए थे उनके परिवारों में, कि पिछले 20 वर्षों में जो परिवर्तन आया था, कि कैसे दूसरे लोगों का साथ आना जाना, वो सारी चीज़ें करना, वो उसमें शामिल हुई थी चीज़ें। एक और जो सवाल था कि क्या दलित समाज के लोग, नॉन दलित जब दलित के घरों में आते हैं तो क्या वे चाय या ड्रिंक या स्नैक्स देने पे पानी पीते हैं क्या? इस तरह के जो सवाल थे, उसमें यह बहुत इंटरेस्टिंग जवाब ये था कि 90 के दौर में जो कोई गैर दलित समाज के लोग जो दलित समाज के घरों में जाते थे, तो लगभग 90% लोग कभी चाय पानी वगैरह स्नैक्स वगैरह कभी नहीं खाते थे। और 2007 में वो संख्या कम होकर के 7.6% के आसपास हो गई थी, जो 90.7% 90 में थी। और प्रायः जो थी वह संख्या 6.9 जो 90 में थी, वो 2007 में 29.6 के करीब हुई थी। और हमेशा वाला जो क्वेश्चन था, ऑलवेज का, वो 90 में जो 1% के आसपास था, वो 2007 में 16.5 के करीब आया था। ये एक सकारात्मक संकेत था कि आपसी जो ग्रामीण संबंध थे गाँव के, वो कुछ बेहतर हुए थे 90 की अपेक्षा। और 90 इसलिए क्योंकि वो 91 का जो दौर है, उदारीकरण की शुरुआत वाला जो दौर है, उससे पहले का, और 2007-2008 में जो एक 20 वर्ष हमने उसकी यात्रा अपनी तय कर ली थी उन सब चीज़ों में। एक और इंटरेस्टिंग मज़ेदार सवाल था उसमें कि क्या जो ऊंची जातियों के लोग हैं, वे लोग अपनी खेती खुद करते हैं, अपनी खेती में खुद हल चलाते हैं क्या? तो इसके सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था कि लगभग 51% लोगों ने 91 में कहा था कि वैसे लोग कभी नहीं, वो लोग कभी अपनी खेती में हल नहीं चलाते। जबकि 2007 में वह संख्या कम होकर के 0.7% हो गई थी, जो लोग मानते थे कि हाँ वे लोग इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। और जो ऑलवेज वाले जो सवाल है, हमेशा वाले सवाल है, जो 90 में लगभग 28% के करीब था, वह बढ़ कर के 2007 में 83.8% के आसपास हुआ था। तो यह जो समाज के जो ऊंची जातियों के लोगों द्वारा अपनी खेती में हल चलाने वाली जो
अपनी खेती जोतने वाली जो प्रक्रिया थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी 90 और 2007 की बाद में। एक और इसमें इंटरेस्टिंग सवाल ये था, बहुत सारे सवाल थे, कुछ प्रमुख सवालों को हमने इसमें शामिल किया है। उसमें सवाल ये था कि क्या ऊंची जातियों के लोग, अपर कास्ट पीपुल, दलित के खेत को ट्रैक्टर से जोतते हैं क्या, या दलित के खेतों की ट्रैक्टर से जुताई करने का काम करते हैं क्या। 90 में यह जो नेवर, कभी नहीं वाले जो सवाल था उसका उत्तर 28% के आसपास था, और 2007 में वो संख्या नहीं रही। और मैं दो ही बस करना चाहूँगा कि ऑलवेज जो हमेशा वाले जो सवाल हैं, 90 में 35% जो था वह बढ़कर के 2007 में 97.3% के आसपास हो गया था। कि मतलब कि जो समाज की ऊंची जाति के लोग थे वे लोग अपने ट्रैक्टर्स द्वारा भी दलितों की खेती जोतने का काम वो लोग करते थे। और मुझे लगता है कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का संकेत था। जो बहुत सारी ऐसी अन्य मान्यताएं रही, उन मान्यताओं के बरक्स कुछ चीज़ें बेहतर थी। तो ये और भी इसके अपने कुछ सवाल थे। कुछ और सवाल मैं इसको स्वीप कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में। उसमें एक सवाल यह भी था कि क्या गांव के लोग, दलित लोग, गैर दलित लोगों के बच्चों की शादियों में जाते थे क्या। 90 के दौर का जो उत्तर था उसमें कभी नहीं कहने वाले लोग ऐसे 15% लोग थे, और 2007 में उनकी संख्या जो बढ़कर के 32.7 के आसपास हुई थी, और प्रायः कहने वालों की संख्या 28.1 थी 90 में, जो 34.3% 2007 में हुई थी। और प्रायः और हमेशा जो ऑलवेज वाले जो सवाल थे उसका उत्तर ये था कि लगभग 36% लोग जो 90 में भी जाते थे, 2007 में संख्या थोड़ी कम होकर के 21% के आसपास आई थी। ये वहाँ पे जाने के बाद जो अक्सर लोग जानते हैं कि गाँव में खान पान की, शादियों में खान पान की जो व्यवस्था होती थी वो सभी लोगों के साथ एक साथ खान पान की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में चीज़ों में उसमें बदलाव आया, तो एक साथ बैठ कर के खाने वालों की जो प्रक्रिया थी, 90 में नेवर कहने वाले, कभी नहीं कहने वालों का जो परसेंटेज था वो 18% के करीब था, जो 2007 में बढ़ कर के उनकी संख्या 80% के आसपास हुई। इसका मतलब कि गाँव में खान पान जो अलग होता था पहले, वह उसमें भी बढ़ोतरी हुई, उसमें भी बेहतरी आई, और वैसे लोग एक साथ भी बैठ कर के खाने की प्रक्रिया हुई गांव में। यह जो 2007 के बीच जो परिवर्तन आया है। और हमेशा खाने वालों की संख्या जो थी वो पहले कम थी, बाद में वो संख्या कई जगहों पे 7% के आसपास हुई 2007 के दौर में। ये एक और सवाल ये था कि क्या गांव में गैर दलित समाज की लड़कियों की शादी में जब जाते हैं तब क्या वहाँ पे जाने वालों की संख्या कितनी थी। वो उसके जाने वालों की संख्या, कभी नहीं जाने वालों की संख्या 15% थी, और हमेशा जाने वालों की संख्या 37% थी 90 में, और 2007 में वो संख्या 21% के आसपास रही। और वहाँ पे भी जो गांव की लड़कियों की शादी में अलग बैठ के खाने वालों की जो संख्या थी, चूँकि गांव का ही मसला था, उसी गांव के दलित समाज के लोग उसमें रहते थे, तो उसमें अलग बैठ के खाने वालों की संख्या कभी नहीं, जो नेवर का जो उत्तर था उसमें 18% के करीब था, और 80% के करीब जो संख्या थी वह 2007 में थी। ये चीज़ें एक तरह से बदलाव का संकेत था कि वहाँ पे अलग बैठने खाने वालों की संख्या में कमी आई थी। हमेशा जो अलवेज वाले जो सवाल थे वह 55.8% के आसपास था 90 में, जो कि 7.1 के आसपास संख्या 2007 में थी। तो ये कुछ परिवर्तन था। एक और परिवर्तन आया था उस दौर में कि क्या जो दलित दूल्हे हैं वह अपनी शादियों में कार या जीप से आते हैं। तो 90 के दौर में वो कभी नहीं, नेवर वाले का जो उत्तर था वो 77.1 के करीब था, जो 2007 में वो संख्या 0.3 के प्रतिशत रही। और हमेशा वाला जो एक बहुत ही सकारात्मक संकेत था, जो 90 में 13.5% लोग जो जाते थे अपनी कार वगैरह से, वह संख्या 2007 में बढ़कर 93.8 के करीब हो गई थी। इसके अलावे एक और बहुत मज़ेदार प्रश्न था, और उस मज़ेदार प्रश्न के हवाले से एक 90 के दशक में एक आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। गाने के बोल यह थे कि चप्पल पे चमाइन चले, सैंडल पे धोबिनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। तो चप्पल पे, दलित जातियों की महिलाओं का चप्पल पहन के चलना
और सैंडल पहन के चलना एक अपने आप में एक सकारात्मक संकेत था, बदलाव का संकेत था। यह सवाल उसमें पूछा गया था कि क्या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वह मार्केट या अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाती हैं तो वो क्या चप्पल पहन के जाती हैं। तो उसमें नेवर कहने वालों की संख्या लगभग 90 में 12.2% की थी, जो 2007 में संख्या घट करके 0.6% की रही। और हमेशा जाने वालों की संख्या जो 90 में 34.6% की थी, वह 2007 में वो घट करके बढ़ करके 98.4% की संख्या रही। इसका मतलब कि उनके अपने लाइफ स्टाइल में, उनके रहन सहन में, उनके अपने खान पान में, उनके परिवेश में भी बदलाव आया था उस माइग्रेशन की वजह से। एक और सवाल, 2-3 स्लाइड्स और हैं, उसके बाद मैं आप सब लोगों से मुखातिब होऊंगा। तो उसके बाद जो एक और सवाल था कि क्या लड़कियां स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए। 90 के दौर में वह जो सवाल, उसका उत्तर था कि नॉन, कभी नहीं जाने वालों की संख्या जो 83.9 थी, वह 2007 में वो संख्या कम होकर के 26.4 के करीब हुई। और टोटल जो सभी के जाने वाली जो लड़कियां थी, उनकी संख्या 90 में जो 2.3 थी, वह 2007 में 30.7 के करीब 30.7 के करीब वो परसेंटेज था वो। और आखिरी सवाल, आखिरी जो स्लाइड है इसका, कि उनसे पूछा गया था कि क्या 90 के दरमियान, ये सवाल 2008 में पूछा गया था कि 90 के दरमियान, 90 के कंपैरिजन में क्या आप ये महसूस करते हैं कि खाने का जो स्थिति है वह कैसी है, ख़राब है या उसके जैसा ही है, या बेहतर हुई है या मच बेटर हुई है। तो उसमें ख़राब होने वालों की संख्या कहने की 90 में जो स्थिति थी वो 83.9 के करीब थी। जो ख़राब वाली जो पोजीशन थी, वर्स वाली जो पोजीशन थी, वो 26.4% लोगों ने कहा था कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। और एज इट इज उसी के जैसा मानने वाले लोगों की संख्या 7.7 के करीब थी, जो 2007 में 15.9 के करीब में वो थी संख्या। और इम्प्रूव मानने वालों की संख्या 6% थी 90 में, जो 27.1% लोग 2007 में जो मानते थे। और मच बेटर मानने वालों की संख्या जो 90 में 2.3 थी, वह 2007 में 30.7 के करीब हुई थी। तो ये ऐसे कुछ सकारात्मक संकेत थे जो हम लोगों ने उस अध्ययन में पाया था। और उसके बाद, उस अध्ययन के बाद उसके कई सारे अन्य भी कह सकते हैं कि निष्कर्ष आए, कई सारी किताबें उस पर आई, कई सारे लेख लिखे गए उन सब चीज़ों में। तो यह हमने महसूस किया कि 1991 के बाद का जो दौर था, जो औद्योगिकरण का जो दौर था, गाँव से जो पलायन था शहरों की तरफ, विभिन्न फैक्ट्रियों में लोग गए, वहाँ पे काम करने गए, शहरों में उन्होंने अपना रहन सहन बनाया। तो जाति की जो बंदिशें थी, जाति का जो दायरा था, वो कम हुआ गाँव में। और उसका जो दायरा जो कम हुआ, तो गांव में परिवर्तन आया बड़े पैमाने पे। गांव की खेती की संरचना में परिवर्तन आया। छुआछूत के मामले कम हुए, ख़त्म नहीं हुए, कम हुए। और गांव में जो आश्रित थे दूसरों पे, उनके प्रति आश्रित लोगों की संख्या कम हुई। जो हलवाई जो कम हुए, तो वो हलवाओं की जो अगली जनरेशन थी वो गई दूसरे फैक्ट्रियों में जाकर, क्योंकि उन्हें मेहनत मजदूरी करनी थी। ऐसे चूँकि पंजाब से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग जानते हैं दोआबा का जो रीजन है, और इससे पहले आप देखें कि कई वर्षों में लोग जो वहाँ से माइग्रेट करके विदेशों में गए, कनाडा और बाकी अन्य कंट्रीज में गए, तो उस माइग्रेशन का कितना बेहतर असर हुआ। शुरुआती दौर के लोग जब विदेशों में गए, वो बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में नहीं गए, वाइट कॉलर जॉब में नहीं गए। बहुत सारे लोग मजदूरी करने के रूप में गए, बहुत सारे वहाँ पे जाकर फैक्ट्रियों में, और कई सारे अन्य फिजिकल लेबर के काम किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। और आप देखें कि आज पूरा दोआबा का रीजन पंजाब के सबसे संभ्रांत, सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में माना जाता है, दलित समाज की दृष्टि से भी। तो मेरा जो अध्ययन था, ये दलित समाज में परिवर्तन के कारण आए, जो माइग्रेशन के कारण आए परिवर्तन के ऊपर केंद्रित था। और मैंने महसूस किया कि इसने बहुत सकारात्मक संकेत दिए हैं। इस ग्लोबलाइजेशन के कारण, इस भूमंडलीकरण के कारण बड़े बड़े शहरों का, फैक्ट्रियों का विकास हुआ, और वहाँ पे लोग मजदूर गए। मजदूरों के बाद उनमें थोड़ा सा जो कैश की मजदूरी उन्हें मिलनी शुरू हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने के साथ उनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और बाकी अन्य चीज़ों में भी परिवर्तन आया, जो माइग्रेशन के कारण ही हो पाया था।
लेकिन जो लोग माइग्रेट नहीं कर पाए, जो गांव में ही रह गए, गांव की ही खेती बाड़ी कृषि व्यवस्था में बने रह गए, जमे रह गए, उनकी स्थिति में उतना गुणात्मक सुधार नहीं आया। यह इस अध्ययन का निष्कर्ष है। इसके साथ ही साथ मैं स्लाइड्स मेरी समाप्त हो चुकी है, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। लेकिन इसके साथ एक और मैं कहना चाहूँगा कि यह 2007-8 तक के बीच का अध्ययन था। उसके बाद भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और आज के दौर में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर आज हम अध्ययन करें तो इस माइग्रेशन का बहुत नकारात्मक परिणाम भी नज़र आएगा। और पिछले 2-3 वर्षों में जो कोविड के कारण माइग्रेशन हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बंद हुए, शहरों में रोजी रोजगार के साधन थे वो बंद हुए, और कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ गाँव में जाने के बाद उनकी अपनी सामाजिक संरचना में बदलाव आया। कई बार पता ये लगा कि अगर 20-25 वर्षों से वो बाहर है तो उनके घर वालों ने उनकी ज़मीन और उनके घर वालों के झगड़े बढ़े, लोग अपने स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए, आपसी रेफ्ट बढ़ी, आपस में मतभेद बढ़ा। तो यह एक अलग अध्ययन का विषय हो सकता है और कभी मौका लगे, हमारे जो रिसर्चर्स हैं ये लोग अपना काम करेंगे कि कोरोना के बाद माइग्रेशन का कितना एक डाइवर्स असर हुआ। अभी गांव में भी लोगों को राशन के माध्यम से, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से अनाज तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत स्थिति ठीक है, लेकिन अभी भी गांव में इतने रोजगार की संभावनाएं मौजूद नहीं हैं जिसमें वो इंगेज कर सके उस मैन पावर को, जो मैन पावर शहरों से गांव की तरफ गई है। तो इसको अगर यथाशीघ्र अगर इसको रोका नहीं गया, शहरों में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे, जो भी लोगों के अपॉर्चुनिटी वाले जो अवसर थे, यदि फिर से नहीं विकसित किए गए तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी आने वाले 2-4 वर्षों में। इसी के साथ मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। मैं अपने शोधार्थियों से भी, हमारे जो मित्र हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि यदि इससे संबंधित यदि कोई सवाल हो आपके, कोई बातचीत हो, कोई प्रश्न हो, तो उन प्रश्नों से आप हमें अगर पूछेंगे तो उनको मैं जवाब दे करके और मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, मेरी बात यहीं समाप्त होती है। एक बार पुनः पूरी टीम का हार्दिक आभार।